आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक कहानी में, एक ऐसे राज्य के जन्म की कहानी जो पहचान और संसाधनों के एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद बना और जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पेचीदा सवाल से कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत का सबसे अमीर खनिज इलाका देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक हो। सोचिए, कई दशकों तक यही एक सवाल था जो बिहार के दक्षिणी हिस्से की पूरी कहानी बयां कर रहा था, और इसी सवाल ने एक अलग राज्य की मांग को हवा दी। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अविभाजित बिहार के उस दौर में। ये कहानी है ही एक विरोधाभास की भूमि की। देखिए, उस वक्त का बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था। आप ऐसा समझिए कि एक ही राज्य की सरहद के अंदर दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं बसती थी। उनकी संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था कुछ भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। तो सवाल उठता है कि ये दो अलग दुनियाएं आखिर एक साथ रह क्यों नहीं पाईं? इसका जवाब उन दो मुख्य शिकायतों में छिपा है जिनसे अलगाव के आंदोलन की चिंगारी भड़की। पहली और सबसे बड़ी शिकायत थी सांस्कृतिक। एक तरफ था दक्षिणी पठार, यानी आज का झारखंड। ये इलाका आदिवासी आबादी वाला था, जिनकी अपनी अलग भाषाएं थीं, अपनी संस्कृति थी। और दूसरी तरफ थे उत्तरी मैदानी इलाके, जहां गंगा के मैदानों की संस्कृति थी और राजनीति में भी उन्हीं का दबदबा था। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। मुंडा, संथाल, उरांव जैसे बड़े आदिवासी समुदायों को ये महसूस होने लगा था कि पटना में बैठी सरकार उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवाज़ को लगातार नज़रअंदाज कर रही है। और फिर आती है दूसरी और शायद सबसे बड़ी शिकायत, और वो थी आर्थिक। दक्षिण का ये इलाका, मतलब कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, कोयला, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम, सब कुछ। लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ के लोगों के हिस्से में सिर्फ गरीबी, विस्थापन और पिछड़ापन था। इस पूरे एहसास को, इस शोषण की भावना को एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया, आंतरिक उपनिवेशवाद। मतलब लोगों को लगने लगा था कि हम अपने ही देश में गुलाम हैं। हमारी जमीन का सारा पैसा बिहार के दूसरे हिस्सों को चमकाने में लग रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। तो बस इन्हीं सब वजहों से ये तनाव बढ़ता गया और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची, साल 2000 में हुए बंटवारे पर, जिसने एक नए राज्य को जन्म दिया। और फिर साल 2000 में वो दिन आया जिसका कई लोगों को इंतजार था। भारतीय संसद ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पास किया और इसी के साथ इस बंटवारे पर कानूनी मोहर लग गई। इस नए राज्य को एक नाम मिला, झारखंड, जिसका मतलब होता है जंगलों की धरती। और 15 नवंबर 2000 को ये आधिकारिक तौर पर भारत का एक नया राज्य बन गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होती है। बंटवारे के बाद क्या हुआ, ये अब दो राज्यों की कहानी है जिन पर इस फैसले का बहुत गहरा और बहुत अलग असर पड़ा। बिहार पर जो असर हुआ उसे समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफ़ी है, लगभग 75%। बंटवारे के बाद बिहार ने रातों रात अपनी कमाई का, अपने रेवेन्यू का करीब 75% हिस्सा खो दिया। ये बिहार के लिए किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं था। सोचिए, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद जैसे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल शहर थे, जो भी खनिज की दौलत थी, वो सब एक झटके में झारखंड में चली गई। और बिहार के पास मुख्य रूप से सिर्फ खेती ही बची। तो देखिए, तस्वीर कितनी अलग थी दोनों राज्यों के लिए। एक तरफ बिहार था जो आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था और केंद्र सरकार पर उसकी निर्भरता बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड था जिसे अपनी राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी और अपने अनमोल प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा कंट्रोल भी। लेकिन क्या झारखंड को जो चाहिए था वो मिल गया? यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। ये कहानी है एक अधूरे वादे की। देखिए, राज्य तो बन गया, लेकिन झारखंड को अपनी असली मंजिल पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी राजनीतिक अस्थिरता, तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप, और साथ ही नक्सली माओवादी विद्रोह की एक बहुत बड़ी चुनौती। इन सब ने राज्य की तरक्की की रफ्तार को धीमा कर दिया। और यही बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है। जिस एक बड़े मकसद के लिए ये पूरा आंदोलन हुआ था कि जो जमीन की दौलत है उसका फायदा वहां के आदिवासी लोगों को मिले, वो मकसद आज भी एक अधूरा सपना सा लगता है। और यहीं पर आकर हम वापस उसी सवाल पर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी।
झारखंड को अपने संसाधनों पर कंट्रोल तो मिल गया, लेकिन क्या वो दौलत वाकई उसके लोगों तक पहुंची है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।